नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रतिया से आ रही है। बाबा फर्नीचर हाउस में लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग बुझाने में दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा फर्नीचर की दुकान में यहां पर आग लगी है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम। तो आग लगने की वजह से दुकान में जितना भी सामान रखा था वो सारा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने में लगातार दमकल विभाग की गाड़ी लगी हुई है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाबा फर्नीचर हाउस में आग लग गई और आग लगने के बाद जो सामान रखा हुआ था अंदर, वो पूरा सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ी लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। तो काफी हद तक आग बुझ भी चुकी है। रतिया से बड़ी खबर, बाबा फर्नीचर हाउस में आग लग गई, जिसकी वजह से जो सामान सारा इस दुकान के अंदर रखा हुआ था फर्नीचर का, वो सारा सामान जलकर राख हो गया। चलिए, इसी बीच हिसार से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। हिसार में बदमाशों के हौसले बुलंद है। राजाराम के घर में घुसकर मार पिटाई की और छुटाने आई घर की महिलाओं को भी घायल कर दिया। पड़ोसी को देख भागे बदमाशों ने यहां डराने के लिए फायरिंग भी की। एक बदमाश को यहां लोगों ने पकड़ा। सूचना के बाद भी यहां पर पुलिस नहीं पहुंची। थाने पहुंचकर बदमाशों को किया पुलिस के हवाले। खुद यहां पर आसपास के लोगों ने दौलतपुर गांव का पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। राजाराम के घर में घुसकर मार पिटाई की है। जो महिलाएं बीच बचाव कराने के लिए पहुंची हैं, उन महिलाओं को भी पीटा गया, उन्हें भी घायल कर दिया गया। जब पड़ोसी आसपास के वहां पहुंचे, तब उन्हें देखकर ये बदमाश भागे हैं। बदमाशों ने डराने के लिए यहां पर फायरिंग भी की है। तो एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। जी हां, सबसे बड़ी बात, सूचना देने के बाद भी लोग इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। दौलतपुर गांव का पूरा मामला। चलिए, इसी बीच अब कैथल से बड़ी खबर आ रही है। मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। शहर में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। इस वक्त की अहम बड़ी खबर, लगातार कैथल में बारिश, न सिर्फ कैथल में बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जिस वजह से शहर में भी अब ठंड जो है वो बढ़ रही है। बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। कैथल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर में झमाझम बारिश हो रही है। कैथल से बड़ी खबर, कैथल के साथ अगर बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश की वजह से ठंड बढ़ने के आसार जो हैं वो बढ़ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ठंड जो है वो बढ़ने के पूरे अब चांसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। लगातार आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। लोगों का कहना है कि एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड थी और इस अब बारिश की वजह से ठंड बढ़ने के आसार भी बढ़ चुके हैं और आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोगों का लगातार कहना है कि सरकार अलाव की व्यवस्था करे, ताकि जो रास्तों में अलाव सरकार की ओर से लगाए जाते हैं, उससे जो लोग बाहर घूमते हैं, जो गरीब असहाय लोग बाहर रहने को मजबूर होते हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके। तो बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार जो है वो बढ़ गए हैं। कैथल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम ने करवट बदल ली है। लगातार शहर में झमाझम बारिश हो रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश की वजह से ठंड बढ़ने के आसार भी बढ़ गए हैं।
तो वहीं रोहतक में प्रदेश स्तरीय बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक बैठक के दो प्रमुख मुख्य उद्देश्य थे। पहला, प्रदेश भर के बीजेपी मोर्चे और प्रकोष्ठों के जनता में जाने के आगामी कार्यक्रम तय करना, और दूसरा अमृत महोत्सव, जिसके तहत आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसके साथ ही उन्होंने डाडम माइनिंग हादसे पर कहा कि यह बहुत ही दुखद हादसा है, जिसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। ऐसे स्टेट हेड्स की एक तरह से मीटिंग है, हर विभाग, हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चे की। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, दो उद्देश्यों पर ये हो रही है। एक उद्देश्य है आगामी योजना, एक पूरे समय का रोड मैप तैयार करना कि आने वाले समय में हर प्रकोष्ठ ने, हर मोर्चे ने, हर विभाग ने कहाँ तक अपने काम को पहुँचाना है। उसके साथ साथ दूसरा टारगेट है अमृत महोत्सव का, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। तिरंगा यात्रा से शुरू किए थे, बहुत हमारे 129 लोग जाकर आए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की, और साथ ही उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में यहां पर हेलीहैब बनाया जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर रिपेयर समेत उनके एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ये हेलीहैब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा, जहां पर हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में जिस जगह पर हेलीहब बनाया जाएगा, वहां से मेट्रो की सुविधा भी नजदीक होगी। उन्होंने ये भी बताया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि यहां पर हेलीहब को लेकर प्रपोजल तैयार करें और जमीन लेने के साथ साथ अन्य सुविधाओं को शुरू करने में आने वाली अड़चनों को भी दूर किया जाए। तो 2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर यूपी और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक पलवल में होडल के हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में हुई। वहीं उपायुक्त कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसी को लेकर ये बैठक की गई है और सभी विषयों पर सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार भी रखे हैं। वहीं जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा है कि उन्होंने यूपी के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि पलवल जिले के सभी अधिकारी यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर सतर्क हैं और जो सीमा पलवल जिले की यूपी से लगती है, उन सभी सीमाओं पर नाकेबंदी की जाए। तो 2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर यूपी और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक पलवल होटल के हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में हुई है। वहीं उपायुक्त कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और इसी को लेकर यह बैठक भी की गई है। सभी विषयों पर सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। वहीं जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा है कि उन्होंने यूपी के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि पलवल जिले के सभी अधिकारी यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह से यहां एक्शन मोड में नजर आए, यानी सतर्क हो जाएं, और जो सीमा पलवल जिले की यूपी से लगती है, उन सभी सीमाओं पर नाकेबंदी की जाए। यूपी में हमारा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मथुरा है और वहाँ पे अभी चुनाव होने हैं और ये चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए दोनों जिला के अधिकारियों की आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, जिसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से पलवल की तरफ से रहेगा कानून व्यवस्था बनाने के लिए या बाकी गतिविधियों को स्मूथली इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए मथुरा में, उसमें जो भी सहयोग पलवल से रहेगा वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई है।
खबर रेवाड़ी से है, जहां रिश्वत मामले में फंसे रेवाड़ी जेल सुप्रीडेंट को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जी हां, हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज जैन ने अनिल को किसी तरह की राहत न देते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी है। बता दें कि नारनौल जेल के अतिरिक्त कामकाज देख रहे रेवाड़ी जेल सुप्रीडेंट अनिल कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत की रकम हरियाणा राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के खास गुर्गे संदीप उर्फ सिंधिया के भाई हंसराज से ली गई थी। तो रेवाड़ी की यह खबर है, जहां रिश्वत मामले में फंसे रेवाड़ी जेल सुप्रीडेंट को हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, हाईकोर्ट से जस्टिस पंकज जैन ने यहां अनिल को किसी तरह की राहत न देते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी है। बता दें कि नारनौल जेल का अतिरिक्त कामकाज देख रहे रेवाड़ी जेल सुप्रीडेंट अनिल कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसके बाद यहां पूरा महकमा ही हिल गया। रिश्वत की रकम हरियाणा राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के खास गुर्गे संदीप उर्फ सिंधिया के भाई हंसराज से ली गई थी। यह खबर भी सामने आई है। 9/12/2021 को जिला जेल नारनौल पर रेड मारी गई थी, जिसमें एक मुलाजिम रेड हैंडेड पर गया था, एक बाद में गिरफ्तार किया था गजय सिंह। उस पैसों के बारे में इनका नाम आ रहा था। अगर हमने अपने पैसे नहीं मंगाए, सुप्रीडेंट के पैसे लेने आए थे। जिस मुकदमे में इनका नाम था, इनके पास टेम्परेरी चार्ज है, नारनौल जेल का भी यहाँ के ऑर्डर है, वहाँ टेम्परेरी चार्ज है। आज इनको शामिल तफ्तीश करने के लिए रेड मारी गई थी, जो 4 घंटे तक दरवाज़ा नहीं खोला इनकी मैडम ने। 4 घंटे बाद जो किसी वकील के माध्यम से दरवाज़ा खुलवाया गया है। अब देखा गया, तलाशी लेकर आगे अंदर नहीं है, नहीं मिला। खबर रेवाड़ी से है। अपने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर धरना देकर उन्हें पूरा करने की मांग कर रही हैं, लेकिन 2 बार वार्ता होने के बाद भी बात सिरे नहीं चढ़ पाई और आज करनाल के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर रवाना हो गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आज करनाल में आर पार की लड़ाई होगी। या तो मनोहर सरकार उनकी मांगों को पूरा ही करेगी या फिर आज किसानों की तर्ज पर वहीं तंबू गाड़कर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सुबह का खाना वो अपने घर पका कर लाई हैं, लेकिन शाम का खाना अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वहीं पर पकाया जाएगा। आज रेवाड़ी के सुभाष पार्क के 1 दर्जन बच्चे आंगनवाड़ी वर्कर की करनाल रैली के लिए रवाना हुई। बता दें कि आज 4 बजे चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी वर्करों की एक मैट्रिक मीटिंग सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ होनी है, लेकिन रैली की घोषणा कई दिनों से पहले ही की गई थी। इसलिए उनका कहना है कि आज करनाल में रैली के बाद यहां सरकार से बातचीत होगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात होगी और उसके बाद ही आगे का फैसला होगा। सीधा ऊपर जाएगा, हम बारी है, भूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है, हमारी यूनियन जिंदाबाद, बहनों का भाईचारा जिंदाबाद, बहनों का भाईचारा। आज हम बारिश में करनाल के लिए रवाना हो रहे हैं और भीगती बारिश में सभी बहनें हमारी जा रही है। जैसे सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आज हमारी आर्या पार की लड़ाई होगी। आज सुबह का खाना हम घर से बना के लेके आए हैं, ऐसा ना हो कि रात का खाना हमें वहीं खाना पड़े। मैं AIUTUC का राज्य प्रधान हूँ। आज सुबह 4 बजे से महिलाएं आंगनबाड़ी कर्मी घर से निकल करके और रेवाड़ी में पहुँची हैं, बारिश में भीजती हुई। और रेवाड़ी से 20 बसें आज करनाल की तरफ कूच कर रही हैं, सीएम की छाती के ऊपर जाएंगी। जो मुख्यमंत्री अपनी बात कह के मुकर जाता है, आज उसको समझाने के लिए जाएंगी। 52,000 आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करनाल में इकट्ठा हो रही हैं और आज ही सरकार ने कल शाम को चिट्ठी जारी करके बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ भी बुला लिया है। तो हमारे यूनियन के नेता चंडीगढ़ में भी बात करेंगे और करनाल से इतना तेज़ नारा लगाएंगे कि चंडीगढ़ तक उसकी आवाज़ जाए। और अगर सरकार ने हमारी बात आज नहीं मानी तो ये भी फैसला होगा कि हो सकता है करनाल के अंदर परमानेंट पड़ाव सीएम के हाउस के ऊपर डाल दिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जींद में रविदास मंदिर में योगा महिला समिति संकीर्तन का यहां आयोजन किया गया। आपको बता दें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी पुष्पा गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यहां पर संकीर्तन का आयोजन गौ सेवा के निर्मित किया गया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा यहां पर कई प्रस्तुति भी दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि संकीर्तन के दौरान जितनी भी राशि इकट्ठी होती है उस राशि को गौ सेवा में खर्च कर दिया जाता है। तो नलवा के जलघर में ग्रामीणों के अनुसार 5 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन 1 या 2 कर्मचारी ही वहां मिलते हैं, बाकी सब नदारत रहते हैं, जिससे जलघर की व्यवस्था डगमगाई हुई है। ना तो समय पर पानी की सप्लाई दी जाती है और ना ही जलघर में किसी सफाई या अन्य कार्य की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के जलघर में कुल 5 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन 1 या 2 कर्मचारी ही आते हैं, बाकी आज तक हमने देखे ही नहीं है। हम उच्च अधिकारियों से अपील करते हैं कि रूल के अनुसार सभी कर्मचारियों को समय समय पर अपने स्थान पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाए और समय समय पर उनको संभाला जाए, जिससे जलघर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हम अधिकारियों से जल्दी इस समस्या के समाधान की अपील करते हैं। भाई ऐसा है, मेरे जलघर में कम से कम 5 कर्मचारी हैं और 5 कर्मचारी आज तक कभी मौके पर तो हमारे को मिले नहीं। रही बात सफाई की, तो भाई सफाई का बुरा हाल है, पीने के पानी का बुरा हाल है। यहाँ पर जगह जगह आपको गंदगी मिलेगी पड़ी हुई। और वो जो 5 जो यहाँ पे जो कार्यरत जो कारिंदे हैं उनमें से 1-2 यहाँ मिलता, बाकी सब नदारत कर्मचारी। तो खबर नांगल चौधरी से है, जहां से सड़कों की बदहाली की तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें अकबरपुर, नांगल, कलिया और सिरोही बहाली के पास NHAI की लापरवाही की हैं। इस क्षेत्र में सड़क नीचे से खोखली हो चुकी है और इससे थोड़ा आगे यहाँ पर टोल प्लाजा और गांव के बीच सड़क का भी यही हाल है। बता दें कि पिछले 1 महीने से यहाँ संकेत बोर्ड रखे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। NHAI के हालिया तस्वीर को देखकर ये लग रहा है कि सरकार को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। लोगों का कहना है कि NHAI के अधिकारियों को कई बार इसके बारे में जानकारी दी गई है, सूचित किया गया है, लेकिन इस समस्या पर प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो डाडा में हुए खनन हादसे को लेकर कांग्रेस के यहां पर NIT से विधायक नीरज शर्मा और रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले पर बोलते हुए विधायकों ने बताया कि मुलाकात कर उचित जांच की मांग की गई है, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए उचित सहायता की मांग भी की गई है। विधायकों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में भी ये मामला है, लेकिन अभी तक जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। आज मैं और रेवाड़ी से हमारे साथी भाई चिरंजीव राव जी माननीय राज्यपाल साहब से मिलके जो भिवानी में इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, खानों के अंदर हमारे मजदूर भाइयों की जान गई, उनके मुआवजे के लिए, सरकारी नौकरी के लिए माननीय महामहिम जी को ज्ञापन दे के आए। आज हम लोगों ने नीरज शर्मा जी और मैंने गवर्नर साहब से मुलाकात करके उनको सारे मामले के बारे में अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्द वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सरकार के संज्ञान के अंदर तो ये बातें पहले से हैं। और हमने जो गुड़गांव के अंदर मामले उनकी जानकारी भी उनको दी, उन्होंने बड़े धैर्य से हमारी दोनों की बातें उसके अंदर सुनी। तो कोरोना नियमों को लेकर प्रदेश में भेदभाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के लिए आम और खास के लिए बिल्कुल अलग अलग नियम है। दरअसल देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नियम सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन नेताओं के कार्यक्रम अभी भी बदस्तूर जारी हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। देश प्रदेश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में
37,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी करीब 1900 तक जा पहुंची है। वहीं हरियाणा में 970 से ज्यादा कोरोना के नए मामले देखने को मिले। ओमिक्रॉन के मामले भी 60 से ज्यादा हो चुके हैं, यानी खतरा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इन पर काबू पाने के लिए तमाम फैसले ले रही है। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि कोरोना नियमों का ठीक से पालन कराया जा सके, और इन सब के बीच लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जहां आम लोगों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार और प्रशासन कोरोना नियमों का हवाला देकर उन्हें नियमों का पालन करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं नेताओं को लगता है कि कोरोना के नियम आम जनता पर ही लागू होते हैं। नेता इन नियमों के दायरे से बाहर हैं, यकीन नहीं हो रहा है तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है सोनीपत के गोहाना में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम की है। मौका था कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेश सिंह हुड्डा के जन्मदिन का, जहां जश्न में डूबे कांग्रेसी ये भूल गए कि कोरोना नियमों का पालन भी करना है। इस मौके पर कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने किया। इस दौरान बहुत ही कम लोगों के मुंह पर मास्क था, और अब सुनिए इंदुराज नरवाल इसे लेकर क्या बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो वो सॉरी, लेकिन आज खुशी का माहौल था। खुशी का माहौल हम सब भूल गए। भाई प्रोटोकॉल की बात करो चाहे किसी बात करो, लेकिन आज ऐसे सांसद का जन्मदिन था कि उस खुशी की में सब मास्क लगाना भूल गए, उसके लिए हम सॉरी। वहीं कांग्रेस के विधायक जयवीर की सफाई भी सुन लीजिए। देखिए, वैसे मलिक साहब ने उनके गाइडलाइन की बात कही है। सबको इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आज इस कोरोना हालात में सब सेफ्टी जरूरी है, अपनी भी लोगों की भी। मास्क यूज करें। यहाँ के हालात के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, अब इनको यहाँ के बारे में बताइए। गलत है, कोई भी अगर कोरोना उसमें है तो ये सेफ्टी से आना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। चुनावी राज्यों में पार्टी की रैलियां बदस्तूर जारी हैं। जहां देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वहीं पीएम मोदी ने अगरतला में रैली को संबोधित किया। हालांकि रैली के बाद योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर कोविड की समीक्षा की। मतलब एक तरफ रैली तो दूसरी तरफ कोरोना की चिंता लोगों के गले नहीं उतर रही है। खैर, सवाल यह है कि कोरोना नियमों को लेकर ये भेदभाव क्यों? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर दुकानों के खुलने से कोरोना फैल रहा है तो क्या शराब की दुकानों पर उमड़ रही भीड़ कोरोना नहीं फैलाएगी? बाजारों और मॉल्स की भीड़ अगर कोरोना फैला रही है तो क्या रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना को बढ़ावा नहीं दे रही है? नेताओं के कार्यक्रम अभी भी बदस्तूर जारी हैं और आम आदमी को लगातार बंदिशों में बांधा जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि कोरोना से लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ी जाए तो बेहतर है? किसी पर पाबंदी और किसी को आजादी से क्या कोरोना से हमारी लड़ाई कमजोर नहीं हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।